बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल ऑफ माई डियर्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। सो डियर्स, आज मैं आप लोगों के लिए MTH 401 का लेक्चर नंबर जो 32 है वो लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक है सोल्यूशन अबाउट आ सिंगुलर पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट्स और नॉन सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, मैंने पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये रेगुलर और इरेगुलर के टॉपिक में से आ रहे हैं। फिर आपने रेगुलर वाले टॉपिक्स पे भी बताया कि रेगुलर और रेगुलर में क्या फ़र्क होता है। लेक्चर नंबर 31 में मैं बता चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहले देख लीजिएगा। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मेथड ऑफ फ्रॉबिनियस केस 2 एंड 3 है। सो फर्स्ट केस को भी मैं यहाँ पे रिव्यूज़ जो है ना वो समझा देता हूँ, ताकि फिर वहाँ से लेके हम इसको मुकम्मल ले चलते हैं। तो इसी दौरान जो मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो भी हैं मिल सकें। सो हम इसके पहले लेक्चर से आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें, उसने इसके ना दरअसल 3 केस हैं। केस नंबर 1 में वो हमसे ये कहेगा कि रूट्स नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर। ठीक है, यानी कि जो रूट होंगे ना आपके R1 R2 वो कैसे निकालने हैं, मैं लेक्चर नंबर 31 जो है उसमें बता चुका हूँ। हमने उन रूट्स को देखना है कि अगर तो वो उनका डिफरेंस इंटीजर नहीं होगा तो हम केस नंबर 1 को फॉलो करेंगे। अगर वो उनका डिफरेंस इंटीजर हुआ तो हम केस नंबर 2 को फॉलो करेंगे, जो कि मैं बता दूंगा अभी नेक्स्ट। और फिर अगर आपके पास दोनों रूट्स जो हैं इक्वल आ जाएंगे तो हम थर्ड जो केस है ना वो इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स सी कि पहले रूट्स में उसने पहले केस में क्या करता है कि अगर दोनों R1 और R2 जो आपके पास हो वो नॉट अ टू डिफरेंट, मतलब उनका जो डिफरेंस हो, यानी कि उनको अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो इंटीजर ना हो। सो मैं इसकी एग्जांपल पे आता हूँ आपको कंफ्यूज करने की बजाय। स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको 2xy डबल प्राइम प्लस इंटू 1 प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लिए हमारे पास एक जनरल सीक्वेंस होती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। y इक्वल टू समेशन n 0 टू इन्फिनिटी cn x पावर n प्लस r। हमने इसी जनरल सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है, पहले रूट्स तक जाना होता है। ठीक है, तो कैसे लेके चलते हैं इसको। हमारे पास ये जो y प्राइम y डबल प्राइम y, इसकी जगह पे हमने यहाँ से वैल्यू पुट करनी होती है कि y की जगह पे ये आ जाएगा। y प्राइम मीन इसका डेरिवेटिव, डबल प्राइम मीन इसके 2 डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, लेट्स सी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपके पास y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है cn x की पावर n प्लस r। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम डेरिवेटिव लेते होते हैं तो पावर शुरू में आ जाती है। ठीक है, बाकी किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं रहनी। मैं आप लोगों को सिंपल हिंट दे रहा हूँ, पावर शुरू में आ जाएगी n प्लस r, और cn तो कांस्टेंट है और इसमें से एक कम हो जाएगा x की पावर में से। फिर जब इसका यह है पहला डेरिवेटिव, फिर जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूँगा उस वक़्त क्या होगा कि ये वाली पावर दोबारा से फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, n प्लस r माइनस 1, और इस दफ़ा x की पावर में क्या हो जाएगा n प्लस r माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव होगा हम ये पुट करेंगे, जहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव होगा हम ये पुट करेंगे, जहाँ पे y है हम वहाँ पे ये पुट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ जी। अब यहाँ पे देखें, ये उसने क्वेश्चन लिख दिया, ये आपके पास 2 वैसे का वैसे, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स, उसने क्या करना है, उसने डबल प्राइम की वैल्यू पुट करनी है कि हम देख सकते हैं डबल प्राइम में n प्लस r माइनस 1 cn x की पावर n। ये देखें मेरे पास -2 आया है, उसने यहाँ पे -1 क्यों लगाया है। देखें साथ में 2 के साथ x भी है। अगर मैं 2x साथ नहीं लिख रहा, x को वैसे लिख रहा हूँ, तो स्टूडेंट मुझे पता है कि ये भी x है ये भी x है, इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम होने से पावर 1 का एडिशन हो जाएगा, जो कि -2 प्लस 1 माइनस 1। इस वजह से उसने ये स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है, x के साथ वो एडिशन कर देता है पावर का, जिसके वजह से -2 माइनस 1 में चला जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है जी कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको मल्टीपल करूँ, इसको y प्राइम को इसके साथ भी और इसके साथ भी,
जब इसके साथ करूँगा तो वाई प्राइम जैसा है वैसे का वैसे रह जाएगा, यानी कि ये हमारे पास वाई प्राइम वाला आंसर। जब इस x के साथ करेगा तो यही वाई प्राइम जो है ये तो वैसे रह जाएगा, लेकिन पावर में x की वजह से एक इजाफा होगा जो कि -1 वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर जब y की बारी आएगी तो y अकेला एज इट रह जाएगा, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं है और इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इक्वल लिख चुके हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इस टाइम में क्या हुआ है जी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जी कि अब इस 2 ने क्या करना है, फर्दर इनके साथ मल्टीपल होना है। लेकिन इससे पहले आपने ये देखना है कि x की पावर में ये और ये x की पावर ये दोनों सेम है और ये दोनों पावरें आपस में क्या है, सेम है। सो इसमें से हम देख लेंगे जो चीज़ कॉमन आ रही है। लेट्स सी ये सारा कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास। हाँ जी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हमारे पास n प्लस r और n प्लस r दोनों में कॉमन आ रहा था, समीशन भी कॉमन आ रही है, तो मैं जो कॉमन आ रहा था मैं सिर्फ उसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे, समीशन n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी। ये वो चीज़ें हैं जो इसमें भी साथ में मैं लिख देता हूँ जी, x की पावर n प्लस r माइनस 1। हाँ जी, ये 3 चीज़ें, ये साथ में Cn भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मैं अब बाहर लिख देता हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो सब में कॉमन आ रही थी। अब ये वाला 2 और ये वाला पोर्शन क्या बना देगा वहाँ पे, 2n 2r माइनस का 2, मैंने इस 2 को इसके साथ मल्टीपल कर दिया। ये चूँकि सारा ही कॉमन आ चुका है तो इसकी जगह पे +1 आ जाएगा, चूँकि ये सारा बाहर जा चुका था तो इसके वजह से बाहर 1 आ जाएगा। सो -2 + 1 माइनस का 1, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 2n + 2r माइनस 1, इसने ये वाली टर्म जो लिखी है ना 2n + 2r माइनस 1, तो ये वाली सीक्वेंस हमारे पास आ जाती है। बाकी सारा चूँकि ये ऐसा कॉमन आ चुका था, ठीक है। तो इन 2 स्टेप को हल करके ये वाला आंसर आ जाता है। फिर इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये देखिएगा, जब इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा, देखें x की पावर n + r तो कॉमन है सब में, ठीक है, Cn भी कॉमन है, समीशन भी कॉमन है, n + r है इधर 1 है, तो n + r है इधर 1 है। इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे पहुँच जाती हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में, तो हमने इस समीशन को नेक्स्ट अगले स्टेप तक लेके जाना होता है कि अगर पावर यहाँ से 0 से स्टार्ट, समीशन 0 से स्टार्ट ले रहा है तो मैंने इसमें 0 पुट कर देना है। यहाँ पे 0 पुट करूँगा, यहाँ पे 0 पुट करूँगा, 0 पुट करने से ये अकेला रह जाएगा, यहाँ से 2r माइनस 1 रह जाएगा, 0 Cn0 बन जाएगा, x की पावर r माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या होने जा रहा है जी। अब स्टूडेंट्स होगा कुछ यूँ कि जैसे ही हम यहाँ पे n अप्रोचेस टू आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अब यहाँ से n = 1 टू इन्फिनिटी, बाकी सारा प्रोसीजर हमारे पास वैसे का वैसे होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्टेप आगे लेके आया हूँ। बाकी नेक्स्ट भी अगले टर्म जो है ना वो एज इट रह जाएगी, उसमें भी किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। और इक्वल टू हम इसको 0 रखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो सीक्वेंस होगी इसको अलग से 0 रखूँगा और इस वाली टर्म को अलग से 0 रखूँगा। लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ सपोजिशन करते हैं, n = k + 1 और k = n। हमने क्या करना है, हमने इनको यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, सो लेट्स सी कि अब देखें जी कि क्या हुआ जी, हमारे पास ये वाला पोर्शन एज इट था। अब देखें हमारे पास जो n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी था ना, वो सारा k की टर्म में चेंज कर दिया है। ऐसा हमने क्यों किया है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिएगा कि जहाँ पे हमारे पास, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ पिछले जो है पेज में क्या था। तो आप देखिए जहाँ n = k + 1 है, n = k + 1 ठीक है, यानी कि जहाँ पे n है वहाँ पे हम k + 1 पुट कर सकते हैं। और हम k = n कब लेंगे, ये हमारे पास वहाँ पे होगी जब समीशन n = 1 टू इन्फिनिटी होगा, तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगली टर्म के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैं 0 वाली टर्म से चल रहा हूँ तो मैं k = n ले रहा हूँ। अब मैंने जब n की जगह पे k को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है ना, जब k को रिप्लेस कर दूंगा तो उस वक्त मेरे पास ये स्टेप मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से इनको अलग से =0 और यहाँ से अलग से इनके रूट्स r1 और r2 की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो r1 की वैल्यू मेरे पास
डायरेक्ट अगर मैं बताऊँ तो आर एक इज इक्वल टू 0 आ रहा है और एक आर इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2r - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से r इज इक्वल टू 1/2। तो ये देख सकते हैं हमारे पास एक r1 की वैल्यू ये आ गई है, दूसरी हमारे पास वैल्यू 0 है, जिसको हम नेक्स्ट r2 के लिए हिसाब से यहाँ पे चेक करेंगे। अब मैंने इसके लिए जब चेक करना है तो जहाँ पे r की वैल्यू जो है ना, जहाँ पे r होगा वहाँ पे 1/2 पुट करूँगा पहले मैं इस वाली सिचुएशन के अंदर। अब देखें यहाँ पे r था, 1/2 पुट करूँगा तो 1/2 प्लस 1, हाफ के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो वो 3/2 बन जाता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप आपके पास क्या बन जाएगा, k प्लस 3/2, ठीक है ना। मैं ही लिख देता हूँ कि ये वाला स्टेप मेरे पास क्या बन जाएगा, k प्लस 3/2, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जब चला जाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2k है वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 2r आ जाएगा, r की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी 1/2, ठीक है ना। और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 ck। अब क्या होगा, ये वाला 1/2 इस 2 से कैंसिल होके 1 + 1 क्या बना देगा, 2k बना देगा, ठीक है ना। मैं स्टेप को यहाँ पे लिख देता हूँ कि k प्लस 3/2 एक बन रहा है और 2k प्लस 2, 1 + 1 जो है हमारे पास आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है ना। 1 + 1 2 आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, कि ये 1/2 + 1 ये बन जाता है मेरे पास है, इसके साथ मेरे पास स्टूडेंट ck प्लस 1 भी है। और जो ck वाला पोर्शन है इसके साथ मेरे पास क्या आ रहा है, इसके पास मेरे आ रहा है जी के k प्लस 3/2 और साथ में ck इक्वल टू 0। अब देखें k प्लस 1/2 इसके साथ भी है, 3/2 इसके साथ भी है, k प्लस 3/2 इसके साथ भी है। अगर मैं इसको ओवरऑल डिवाइड कर दूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2k प्लस 2, साथ में है जी ck प्लस 1 और ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ck इज इक्वल टू 0 और यही ck उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का, ठीक है। और साथ में जो मेरे पास आ रहा है ना 2k प्लस 2 वो इसके बटे में चला जाएगा, ck प्लस 1। तो यही आपके पास वो टर्म है, बाद में उसने 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ से वो इस टर्म को ले आता है, ठीक है। अब उसने क्या करना है, फर्दर उसने k अप्रोचेस 0 to 1 2 3 को आपको लेके अब इसमें वैल्यू पुट करना शुरू कर देगा। सो लेट्स सी कि जब मैं k की जगह पे 0 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, c1 c0 0 प्लस 1 1 ये पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब मैं k की जगह पे 2 पुट करूँगा, सॉरी 1 पुट करूँगा, 1 + 1 2 c1, ठीक है, 1 + 1 2 2.2 इस तरह से ना एक सीक्वेंस लेके आएगा, ठीक है, जैसे वो एक जनरल फॉर्म बन जाएगी। आपने c0 हर एक को c0 में लेके जाना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपने एक फॉर्म बनानी है। देखिए ये देखें 2 का फैक्टोरियल 2 की 3 बन रहा है, इस तरह से वो आप 2 सो ऑन पावर 2 की बढ़ती जा रही है, साथ में फैक्टोरियल भी बढ़ता जा रहा है। सो एक जनरल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब आपने अब दूसरे रूट पे आ जाए, कौन सा था वो दूसरा रूट, 0 वाला, ये देख सकते हैं हम, ठीक है। सो जब हम 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, कहाँ पे 0 पुट करना है, यहाँ पे 0 पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है 0, दोबारा यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो k प्लस 1 आपके पास जो पहली टर्म बचेगी और इधर भी क्या बनेगा, k प्लस 1 जो कि जैसे यहाँ पे k प्लस 3/2 डिवाइड हुआ था, यहाँ पे k प्लस 1 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या बनेगा यहाँ पे 2k प्लस 1 जो कि इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2k प्लस 1 देखिए इधर आके डिवाइड हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ, अब आपने k की जगह पे 0 1 2 3 करके आपने एक सीक्वेंस बनानी होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आपकी एक जनरल फॉर्म बन जाती है। तो ये तो आपका है पहला केस। हमने इसी पैटर्न पे अब इस लेक्चर को भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सो अब यहाँ पे देखिए केस नंबर 2 में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दो ही कंडीशन होगी कि जब रूट्स डिफरेंट, अब जो r1 और r2 जो था ना, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वो तो 1/2 था ना, p/q के फॉर्म में आ रहा था, ठीक है, वो तो रैशनल नंबर था। हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, लाइक हमारे पास जैसे कि कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 7 8 कोई भी एक नंबर चाहिए, फिर हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। सो
हमने सोल्यूशन जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो हमने जो सपोजिशन जनरल सीक्वेंस लेनी है वो वही है जो कि अभी हम सॉल्व करके हटे हैं, ठीक है। Cn x की पावर n प्लस r, ये 1 ले रहा है मतलब पहला रूट r1। और स्टूडेंट्स आपका जो पहला रूट होता है ये हमारे पास बड़ा होता है, ठीक है। फर्स्ट जो है ना r1 ये ग्रेटर होता है सेकंड से, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। सो नेक्स्ट में अगर बात करूँ y2 की, तो इसमें ये वाली टर्म भी आ जाएगी जिसमें हम इसका सेकंड सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। cy1 x log x प्लस समेशन आगे bn x प्लस n r2, या दूसरा रूट इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरे केस में देखिए मैंने बताया था आपको कि जब रूट इक्वल होंगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ इनका। तो y1 n अप्रोचेस 0 to इन्फिनिटी, आपके फर्स्ट फॉर्म तो दोनों के लिए सेम है, तीनों के लिए। तो यहाँ पे जो है c का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। y1 x log x, बाकी आपके पास n अप्रोचेस 2 यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट लेना है, और यहाँ पे आपने सेकंड रूट इस्तेमाल करना था, आपने यहाँ पे फर्स्ट रूट इस्तेमाल करना है। ये आपने कंडीशन के हिसाब से आपने देखना है पहले कि आपके जो रूट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को सेकंड सोल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि फर्स्ट तो सबका सेम है, रूट्स जब आप सेकंड सोल्यूशन फाइंड करते हैं ना, तो देन आपने देखना होता है कि आपने अब किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, मैं आप लोगों को एग्जांपल करवा देता हूँ एक और, ठीक है, यहाँ से। सो अब आपको स्टूडेंट कंसेप्ट का कुछ हद तक पता चल गया होगा। मैं अब आपको बताता जाऊँ कि y इज इक्वल टू, देखें n अप्रोचेस टू 0 to इन्फिनिटी, ये आपके पास सीक्वेंस है। एजम्पशन की जाती है जब आपने इस तरह के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को फाइंड करना होता है। सो अब आपको यकीनन इल्म हो जाएगा कि जब हम डबल प्राइम में क्या करेंगे, इसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, सिंगल प्राइम में इसके सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ये देखिए डबल प्राइम है, साथ में -2 आना था, इस x की वजह से -1 हो चुका है, ठीक है। फिर x के साथ जब y ने अलग से काम किया, ठीक है ना, तो वो पोर्शन एक अलग होगा, x की वजह से ये देखिए -1 ख़त्म हो चुका है। और जो हमारे पास 6 होगा उसके साथ आपका -1 मौजूद होगा। फिर -3 साथ में ये y वाला सपोजिशन वैसे की वैसे। फिर आपने क्या करना होता है, इनको इकट्ठा कर लेना है, -1 और n- ये इनको इकट्ठा कर लिया जाएगा। इकट्ठा करने में क्या होगा, n प्लस आर सी एन एक्स की पावर n-1, n प्लस आर सी एन एक्स की पावर n-1 समेशन, ये सारा एक साथ हो जाएगा, ठीक है। ये उसने स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश की है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपके पास यहाँ पे जो अज़ाफ़ी है वो है n प्लस आर -1 और ये माइनस का 6, तो -1 -6 माइनस का 7 बनेगा, ठीक है ना। ये देख लें वो क्या बन रहा है, माइनस का 7 बन रहा है, ठीक है। सो ये स्टेप कैसे आया स्टूडेंट्स, तो उसने ये स्टेप बिल्कुल डायरेक्ट किया हुआ है। आपको याद हो, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर देता हूँ, इस स्टेप को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो सबसे पहले उसने यही लिखना था कि n, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी n प्लस आर, ठीक है, n प्लस आर -1 और सॉरी -1 नहीं, माइनस का 7 और साथ में क्या करना है, साथ में आपने लिखना था Cn x की पावर n प्लस आर -1, चूँकि बाकी में तो चेंजिंग ही नहीं है ना, वो तो वैसे आ रहा है अभी। तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे बना। जब आपके पास n अप्रोच टू 0 to इन्फिनिटी होता है ना, तो फिर वो पहले स्टेप को सॉल्व करता है, n की जगह पे 0 पुट करता है, जिसकी वजह से ये r रह जाता है, ये 0 होने की वजह से r -7, ठीक है ना। और Cn x की पावर -1, उसके बाद वो यहाँ पे n = 1 to इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहा होता है। ये देखें 1 to इन्फिनिटी से सॉल्व कर रहा होता है आगे। तो इसी वजह से उसने ये 2 स्टेप जो है ना वो शॉर्ट कर दिए, जो कि अभी हम पीछे करके आए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हमें बताया जी, हमने जब n = 1 to ये फॉर्म किया तो फिर हमने सारे का सारा की में जाना होता है, जिसमें n = 1 to इन्फिनिटी शामिल होती है। वहाँ से हम n = k+1 का सहारा लेते हैं, जहाँ पे 0 होता है तो वहाँ से n = k का, ठीक है, k+1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जी कि जहाँ पे n था k+1 प्लस r, ठीक है, n है k+1 +1 -7 में करने से -6 हो रहा है,
जिसकी वजह से ये टर्म बन रही है। बाकी ये वाला वैसे का वैसे, चूँकि ये 0 से स्टार्ट ले रहा था, अब ये सारा उसने एक ही फॉर्म में बना दिया, चूँकि हमने इसको भी कंट्रोल कर लिया है 0 टू फॉर्म से। अब क्या होगा, अब यहाँ से रूट्स निकलेंगे, r इज इक्वल टू 0 बनेगा एक, और r इज इक्वल टू -7 है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक आंसर 7 आ रहा है, एक आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, सो सेकंड सोल्यूशन में अब आपकी मर्ज़ी है, उसने फॉर जो है ना पहले स्मॉलर के लिए सॉल्व करने की कोशिश की है, स्मॉलर रूट्स यानी r टू 0 को उसने वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो 0 जब पुट करेंगे आप किस में पुट करना है, r में, क्या बन जाएगा k+1 r-6 और r-3। ठीक है, तो उससे क्या होगा अब देख सकते हैं कि जब हम स्मॉलर रूट्स की बात करेंगे तो हमारे पास जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे 0 पुट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास, k+1 0 पुट हो चुका है, k-6 बल्कि यहाँ पे ठीक है लिखा हुआ है, और k-3 इज इक्वल टू ये 0 सी के साथ। अब आपने क्या करना है, जनरल फॉर्म बनानी है। तो ये पोर्शन जो है ना सी के वाला उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, -k+3 सी के, ये वाला जो पोर्शन है ये इसके बटे में आ जाएगा। इस तरह से आपको एक जनरल फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, दोबारा देख लें, ये उधर जाके नेगेटिव का हुआ है, ये दोनों इसके बटे में आ चुके हैं, आपके पास जनरल फॉर्म बन चुकी है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको चेक करेंगे, जनरल फॉर्म बनाएंगे। अब ये वाली फॉर्म कैसे बनती हैं इसको भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए, अब आपने जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो k की जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब आप k की जगह पे 0 पुट करते हैं तो आपको पता है जी, पहले मैं आपको फॉर्म आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, तो मैं अब यहाँ पे बता देता हूँ। देखें, c k की जगह पे 0 होने से यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस k की जगह पे 0 पुट करने से 0-3 बटे में क्या आ रहा है, 0+1 0-6 और c 0। अब क्या होगा, देखें तो ये हमारे पास 1 ही बन जाएगा, ये हमारे पास 0-6 माइनस का 6 बन जाएगा, जो कि -6 मल्टीपल करवा रहा हूँ c1 के साथ, और इधर से ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला मेरे पास चूँकि मैंने माइनस पुट किया है यहाँ पे, तो ये मेरे पास -3 और c0। ठीक है, फिर यही अगर मैं इसको लिखूँ -6 c1 और ये माइनस इधर आके पॉजिटिव का और -3 c0 इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से हमारे पास ये उसने पहली टर्म लिखी है, इसी तरह से आपने दूसरी टर्म भी निकाल लेनी है। ठीक है, और यहाँ से उसने ये बताया है कि आप देखें ना, इनके आंसर आ रहे हैं हमारे पास, जब ये वाले आंसर की बात करूँगा तो ये 0 से मल्टीपल हो रहा है। जब 0 से मल्टीपल होने का मतलब है कि ये आर्बिट्रेटरी बन जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, एक ये ख़त्म हो रहा है। जब ये ख़त्म होगा हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, जब ये लेट करेंगे तो इसका आंसर भी हमें किस में आएगा इसका आंसर हमारे पास जनरल आएगा, क्योंकि हमने इसे लेट करके आंसर लेके आना है। जब इसका आंसर लेट करके लेके आएंगे, जाहिर सी बात है इसमें पुट कर रहा हूँ तो इसका आंसर भी वही आएगा, जब इसका आंसर भी पुट कर रहा हूँ तो इसका आंसर भी वही आएगा। सो C4, C5 और C6 जो होंगे इनके आंसर हमारे पास क्योंकि 0 शो होंगे, हम इनको क्या कहेंगे कि ये आर्बिट्रेटरी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, और अगर हम C1 की बात करें तो C1 के लिए अगर मैं यहाँ पे रिलेशन निकालूँ पहले के लिए, तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से बता देता हूँ कि जब मैंने यहाँ तक ये रिलेशन निकाला था तो बाद में मैंने ये 6 को इस पर डिवाइड कर देना है, तो C1 इज इक्वल टू बन जाएगा, इस माइनस ने से प्लस कर देना है C0, और ये वाला -6 बटे में कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 C0 C1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपको नज़र आ रहा है, C1 इज इक्वल टू -1/2 C0। सही है इसी तरह से C2, C3 एंड अप टू सो ऑन वैल्यू निकालनी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये किस तरह से वैल्यू निकाली जाती हैं। ठीक है, अब जब Cn आपको फाइंड हो जाएगा तो आपने आपका जो y1 सोल्यूशन था C0, ठीक है, याद है ना आपको, आपने किस में पुट करते होते थे, आप वैल्यू इस तरह की पुट करते होते थे कि y इज इक्वल टू समेशन लेते थे n प्रोटू टू 0 टू इन्फिनिटी और Cn x की पावर n प्लस r। ठीक है ना,
तो अब अगर हम देखूं तो समीशन मेरे पास सी एन वाले का आंसर क्या आ रहा है, सारे का सारा जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, साथ में फिर अगर हम एक्स अप्रोचेस टू इसकी भी बात कर देना 1 2 3 4 अप टू सो वन, तो अगर मैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करूँ स्टूडेंट यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो y1 का रिलेशन बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन के अंदर अगर हम देखें ना C1 लास्ट पे C7 नज़र आ रहा है, उसने कह दिया यहाँ पे कि C7 0 हो अगर बट C0 नॉट 0, तो तब हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा। लेकिन अगर C7 0 हो, चूँकि हमें याद है हमने अभी पिछले यहाँ पे इधर बताया था कि कुछ हमारी वैल्यू 0 हो रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे कंडीशन रखनी है। ठीक है ना, अगर C7 0 ना हो, C0 0 हो, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यूज शो होंगी, पावर बनेगी, C7 आएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, अगर 7 होगा तो वो आएगा। अब ये कंडीशन है, चूँकि ये आर्बिट्रेरी सोल्यूशन होते हैं, इसको हम लेट करते होते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आ सकता होता है, इस तरह से ये वैल्यू निकाली जाती होती है। आपने शायद फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा हो, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में था, 3rd में था, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, कैसे सोल्यूशन जिनका आंसर 0 हो जाता है, जिसे हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के नाम से जानते होते हैं, वहाँ पे हम फिर लेट करते होते हैं चीज़ों को। ठीक है, फिर अगर हम जनरल सोल्यूशन पे आए तो y इक्वल टू C1 y1 C2 y2, सो C1 y1 का आंसर C2 y2, क्योंकि हमने सेकंड सोल्यूशन निकाल दिया, ये पहला निकाला तो ये कंडीशन निकाली, दूसरा निकाला तो हमने ये कंडीशन रख दी। सो C1 y1 C2 y2 हमने वैल्यूज़ की पुटिंग कर दी। पुटिंग करने के बाद हमने क्या दिया जी कि सो इट इज़ इंटरेस्टिंग सो दैट फॉर एग्जांपल 8, अभी हम इसको याद है ना आपको, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर स्मॉलर रूट के लिए किया था, अभी हमारा 7 वाला रूट रहता है, तो आपने 7 वाले पे भी सारा काम यही करना होता है। बेहतर ये होता है कि जब आप इसको सॉल्व करें ना अपने फाइनल एग्जाम के अंदर, तो पहले आप इसको अलग से सॉल्व कर लें, फिर आप शॉर्टकट करके लिखें, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है, वरना ये क्वेश्चन कभी भी आप लिख नहीं पाएंगे। उसका भी उसने फिर जनरल सोल्यूशन निकाल के बता दिया है। ठीक है, सो साथ में उसने एक और बात भी कही है कि अगर आपके पास सेकंड सोल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम हो तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, आप इससे भी सेकंड सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका भी मेथड बता देता हूँ कि ये किस तरह सॉल्व करते होते हैं। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रॉबिडस प्रोवाइड करता है हमें एक और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। देखेंगे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें उसने हमारे पास जनरल सीक्वेंस इस तरह से ली है। अब इस जनरल सीक्वेंस का क्या मकसद होगा, उसने कह दिया है कि प्रोवाइड ओनली वन सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। क्या मतलब है जी इसका, देखें हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होंगे, ठीक है, लेकिन जो आपके पास फ्रॉबिडस मेथड है ना, वो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कहता है इसका आंसर 1 लेके आएगा। अब क्या मतलब है जी इसका जी, उसने हमें ये कहा है कि हमारे पास ये जो जनरल सीक्वेंस है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसका आंसर हमें ये शो हो रहा है, हमने इसको फॉलो करना है, यानी कि हमने y1 y प्राइम और y डबल प्राइम इसी को लेना है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमें फार्मूला नज़र आ रहा है, इसमें y1 स्क्वायर और p ऑफ x इंटीग्रेशन में ये मेथड अप्लाई कर दे डायरेक्ट, जो कि उसने यहाँ पे यही किया है। इस फार्मूले को लिखने का मकसद ये था कि y1 इसका अगर ये निकालो, आप इसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर डायरेक्ट नहीं याद रहता तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पीछे से, फिर इसका सेकंड सोल्यूशन निकालने के लिए, यानी कि ये जो आंसर आप इसको सॉल्व करके, जैसा कि अभी पीछे सारे स्टेप करके सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, फिर आप इसका सेकंड सोल्यूशन निकालने के लिए इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। y1x यानी कि ये वाला पोर्शन e की पावर x y1 का स्क्वायर, यानी कि जो भी है इसका स्क्वायर, और ये साथ में क्यूब कैसे आ रहा है, ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ ये साथ क्यूब कैसे आ जाता है। स्टूडेंट इसमें इस तरह से होता है कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है ना, पहले आप उसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे, यानी कि उसके साथ जो x मल्टीपल हो रहा है ना, आपने उसको डिवाइड कर देना है, y1 माइनस y ओवर x इक्वल टू 0। अब p ऑफ x आपके पास जो है वो ये बन रहा है 3 ओवर x, सॉरी ये मैंने 3 ओवर x लिखना था, क्योंकि मैंने x से डिवाइड किया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने 3 ओवर x लिखा था। तो जब मैं 3 ओवर x मेरे पास p ऑफ x होगा, जब मैं उसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3 ओवर x जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या होगा,
ये बन जाएगा मेरे पास log ऑफ x, साथ में जो 3 होगा वो पावर बन जाएगा। तो चूँकि वो नेगेटिव जो हमारे पास जो है ये e की पावर में सारा कुछ लिया जा रहा था, तो e की पावर उसको कैंसिल कर देगी, और साथ में चूँकि नेगेटिव होता है फार्मूले के, तो वो पावर को नेगेटिव कर देगा और वो 1/x का क्यूब बना देगा, जिसकी वजह से वो बटे में आके यहाँ पे क्यूब बन जाता है। ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूशन वही है हमारे पास। इस तरह से y1 का सलूशन आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास उसने ये लिख दिया है y1 c1 y1 c2 y2। तो y1 आपका यही होगा जो आपने फाइंड किया होगा, और y2 आपका जो आपने अब फाइंड किया होगा वो होगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका होगा क्योंकि मैंने इसमें 13 और 14 दोनों को मिक्स कर दिया है। मैंने उसमें से भी क्वेश्चन समझाए हैं कुछ। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशन होगा, अब आपने रूट्स को देखना है। अगर आपके पास रूट इक्वल आ जाएंगे तो आपने लॉग वाला पोर्शन का सेकंड पोर्शन भी इस्तेमाल करना होता है। ठीक है ना। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि उसने जो y2 सॉल्यूशन है, ये y1 की बात नहीं कर रहा, y1 के लिए उसने यही रिलेशन लिखा है जो पीछे वाले के लिए लिखा था, तो वो आपको फाइंड करने से मिलेगा। अब उसने इसको ये कहा है कि अगर हम इसके नेक्स्ट टर्म तक जाएं, हम इनके डेरिवेटिव लेंगे। जैसे कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो y1/x, फिर y1 वैसे छोड़ देंगे, log x को वैसे छोड़ देंगे, y1 का डेरिवेटिव लेंगे, y1 का प्राइम बन जाएगा। ये लेंगे तो पावर शुरू में पावर में से ये कम आ जाएगा, फिर इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। x के साथ पुट करने से फिर वही मामला है कि आपके पास समीशनों वाले इकट्ठे हो जाएंगे। वो सारा प्रोसीजर आपने कर लेना है। ठीक है, करने के बाद आपके पास इस तरह से सोल्यूशन हासिल होता है। फिर आपने इस चीज़ को यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो b1 - b2। फिर आपने क्या करना होता है, इसमें से k = पहले 0 के हिसाब से वैल्यू निकालनी होती थी। सारा जो है ना स्टूडेंट्स, अब आपका वही प्रोसीजर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना। तो मैं आपको ये खुद करूँगा कि आपने इनको खुद फॉलो करें, इनको जो है प्रैक्टिस से करें। मैंने आपको प्रैक्टिस बता दी थी इनकी कि आपने समीशन के हिसाब से किस तरह से लेना है। पहले आपने अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने उसको 1 तक ले जाना है। जैसे कि उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया होगा कि देखें 1 तक ले जाते हैं, तो फिर हम उसको फर्दर पहले वाले को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, बाकी को सेपरेट कर देते हैं। फिर हम इसको उठा के =0 रखते होते हैं। फिर हम यहाँ पे k = 0 पुट करते होते हैं, और हम यहाँ पर अपने जनरल सीक्वेंस में आ रहे होते हैं। फिर जनरल सीक्वेंस में हम क्या करते हैं उनके आने सोल्यूशन करते हैं जहाँ पे y1 फाइंड होता है। तो ये एक हमारे पास प्रोसीजर है, ये आपको प्रैक्टिस रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे लाजमी डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट जो आपका लास्ट रूट था, ठीक है, जो इसका तीसरा था जिसमें आपके रूट्स बराबर आ जाते हैं, वो यही एग्जांपल है हमारे पास। इसको भी देख लें। हमारे पास जनरल अजम्पशन हमारे पास ये वाला है। आपने क्या करना है, इनका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेने से क्या होगा, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। मैं आपको ऑलरेडी इनकी प्रैक्टिस बता चुका हूँ कि डबल प्राइम, सिंगल प्राइम, फिर पावर x की वजह से इसकी पावर में कमी कैसे होनी है, -2 होना था, -1 हो चुका है, वो डायरेक्ट स्टेप लिख रहा है सारे। फिर उसके बाद इनमें से जो n+r1 यानी ये पावर वाले इकट्ठे कर लिए जाएंगे। ये 1, 2 और 3 है, +1 इसकी वजह से आएगा। ठीक है, और 1 इसके वजह से आएगा। ठीक है ना, बल्कि ये 3 ही है, सॉरी। तो ये -1 और ये +1 तो ख़त्म हो जाएगा, n+r ही रह जाएगा ये। ठीक है, और फिर ये हमारे पास अकेले का अकेले ही आ जाता है। फिर उसको अगर मैं एक स्टेप आगे लेके जाऊँ तो उसमें फिर क्या होगा, ये और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, जो कि बाद में एक ही समीशन में लिखे जा सकेंगे। और फिर हम यहाँ से देखेंगे r² के साथ कुछ भी नहीं है, तो r² मीन r1 भी 0, r2 भी 0, रूट इक्वल आ चुके हैं। ठीक है ना, तो रूट इक्वल आ चुके हैं। फिर उसने हमें बताया कि जनरल सीक्वेंस बनानी है, फिर उसमें 1, 2 करके अप टू ⋯ cn वाली टर्म सारी बनानी है, जिससे आपको y1 का सोल्यूशन मिलेगा। y2 के सोल्यूशन के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, इसका मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। ये x क्यों आया, अब आपने यहाँ पे देखना है कि इसके बटे में कुछ भी नहीं था, तो 1/x में अकेला लॉग आना था, जिसकी वजह से सिर्फ 1/x ही बनना है। बाकी वो सारा सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन है, आप y2 भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद जो है ना वो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है आपने इन पे प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सो लास्ट पे मैं आप लोगों के लिए यही कहूँगा
कि आपने जितने भी फ्रेबनेस के 3 मेथड पढ़े हैं आपने, R1 R2 जिसमें डिफरेंट हो ना हो इक्वल हो, तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपको इस सिंपल सीक्वेंस का 2 डेरिवेटिव्स के बाद इस इक्वेशन में हल करने का तरीका पता होना चाहिए। फिर आपने जो सेम पावरों वालों में को इकट्ठा करके और फिर उसके बाद इस वाली टर्म को जो 0 से स्टार्ट हो बाद में 1 तक लेके इससे पहले स्टेप को छोड़ना और यहाँ से रूट्स का निकालना। फिर उन रूट्स की मदद से आपने इस जनरल इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में बनाना, y1 का सलूशन निकालना, फिर इस y1 की मदद से y2 को इस फार्मूले से निकालना। ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए जो है वो उस प्रॉब्लम पे भी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। ऑल द बेस्ट।